नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी उत्तर प्रदेश के घोसी सीट की, उस सीट पे मायावती के जादू की। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जो सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में वह है घोसी सीट। वहां पे समाजवादी पार्टी के नेता ने लगभग 42,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अब इस जीत को इंडिया की पहली जीत मानी जा रही है और 2024 से भी जोड़ के इसे देखा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है मायावती से भी, मायावती का भी कनेक्शन बताया जा रहा है और उसी कनेक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही रहेगा, मायावती ने विधानसभा चुनाव में तो ये सीट से अपने उम्मीदवार उतारे थे, 50,000 से ज़्यादा उनको वोट्स भी मिले थे, लेकिन उपचुनाव में वो नहीं उतरी और शायद उनका कहीं ना कहीं वोट ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी के पास ट्रांसफर हो गया है, उसको कैच करने में वो सक्सेसफुल रहे हैं। नहीं, ये मायावती की हार है कि मायावती की जीत है। इसके पीछे दो थियरी काम करती है जी। मायावती ने ओपनली अनाउंस किया था कि आप या तो घर पे बैठे या नोटा में वोट करें। जी। नोटा में जो वोट, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 1000 से कम वोट नोटा में पड़े हैं। 900 कुछ पड़े थे वोट्स। अगर मायावती की अपील का असर होना था या मायावती ने अपनी ताकत दिखानी थी या नोटा के वोट को ही उनकी स्ट्रेंथ समझा जाता तो ये वोट बहुत ज्यादा पड़ने थे जी। करीब 70,000 वहां दलित है। कल अपने दर्शकों को ये बता चुका हूं। जी जी। ये बड़ी मुफीद सीट है बसपा जैसी पार्टी के लिए। 85,000 के आसपास यहां अल्पसंख्यक हैं, 70,000 के आसपास यहां दलित हैं और दलित मुस्लिम कॉम्बो बसपा की एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी एक जमाने में। मायावती के कहने पे नोटा को वोट नहीं पड़ा, जो एक ट्रेडिशनल सोच है कि अखिलेश यादव की पार्टी और बसपा के समर्थक साथ साथ नहीं जाते, दे डोंट गेट अलॉन्ग। तो वो नेचुरल जो उसकी बेनिफिशियरी होती है वो बीजेपी हो जाती है बसपा के वोट्स की। यहां के नतीजे इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि बसपा का वोटर बीजेपी में नहीं गया। अब पेच यही है कि क्या मायावती अपने वोटर्स से अपना होल्ड खोती जा रही है या मायावती ने बीजेपी को अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हुए अंदर अंदर ये वोट सपा को ट्रांसफर करा दिया। राजनीतिक विश्लेषक इस बात की तरफ इशारा नहीं करेंगे, क्योंकि मायावती को अगर ये कराना होता तो शायद वो दिखाकर कराती ताकि ये बात सेटल हो जाए कि मायावती इज स्टिल ए फोर्स टू रेकन विथ। कुछ आंकड़ों पे अगर ध्यान दीजिए तो बुरी स्थिति में भी 22-23% वोट मायावती के, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, मायावती का ये कांस्टेंट वोट रहा है। 2007 में जब उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में अपने दम पे, जब उनको 206 सीटें मेरे ख्याल से आई थी, तब ये वोट जो थे वो 30% से थोड़े ज्यादा थे। लेकिन उसके बाद भी 17 में जबकि वो चुनाव हार गई बुरी तरीके से, दूसरे नंबर पे सपा थी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, तब भी करीब 22-23% उनको वोट थे। 2022 के चुनाव में ये ऑल टाइम लो हो गया, 12.88 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 13% के आसपास। अब ये मायावती के वोट में एक बड़े इरोजन की तरह देखा जा रहा है। करीब 11% तो सिर्फ जाटव है जो मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं। तो ये अटकलें लगाई जाने लगी और उसके पीछे वजह थी कि क्या सिर्फ जाटव ही मायावती के पास बचे हैं, और जो संख्या थी बीजेपी की विधानसभा में लोकसभा में, तो वो एक नेचुरल रास्ता दिखाती थी कि ये वोट जो है वो भाजपा में जाकर ट्रांसफर हो गया। घोसी का रिजल्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी के सामने दो समस्या आ गई है।
बीजेपी बहुत खुश थी सिर्फ इस बात से कि मायावती अगर बीच में बैठी रही, ना हमारी तरफ ना उनकी तरफ, तो उनका वजूद खत्म होगा, उनके वोटर्स हमारे पास आएंगे और हम एक नेचुरल बेनिफिशियरी की तरह उभरेंगे। उनका वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ गया, ऐसा देखने से लगता है, जीत की मार्जिन को देखकर भी लगता है। दूसरा जो उनके लिए वरिसम है वो है कि राजभर, जिसको बहुत टॉम टॉम करके लाए थे जी, जिनकी संख्या काफी है, करीब 52,000 के आसपास है, वो अपना वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब नहीं हुए। तो बीजेपी के लिए दो समस्याएं हो गई। राजभर फैक्टर डिडंट वर्क, नीदर डिड मायावती। लेकिन इसका मैं बार बार नेचुरल बेनिफिशियरी कह रहा हूं, क्या इसके नेचुरल बेनिफिशियरी अखिलेश यादव है? क्या इसकी नेचुरल बेनिफिशियरी समाजवादी पार्टी है? या हम वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट? ये सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द चुनाव था, दारा सिंह चौहान, उनके वो पहले सपा के कैंडिडेट थे, बाद में वो बसपा के कैंडिडेट हो गए, बाद में वो भाजपा के कैंडिडेट हो गए। तो उससे क्या दारा सिंह चौहान के खिलाफ नाराजगी थी और उनको सिर्फ वोटर ने हरा दिया? सिर्फ इतना रीड करें या फिर हम ऐसे रीड करें कि ये दरअसल भाजपा के लिए खतरे की घंटी है, जो पूर्वांचल वो ठीक करना चाहते थे राजभर को लाकर। जिस मायावती को बीच में रखते हुए वो अपने आप को बड़ा सेफ समझ रहे थे, वो मायावती का वोट क्या पीडीए की तरफ, जो रणनीति जिसके तरफ इशारा किया अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो पीडीए बन रहा है क्या? तो एडवांटेज इंडिया है क्या? अब इसमें बहुत रीड करने की जरूरत है कि मायावती का गेम प्लान क्या हुआ है। मायावती को खुश होने की जरूरत है या मायावती को इस बात से बहुत वो डिजेक्टेड होंगी कि ये ऐसा रिजल्ट उनकी रेलेवेंस को खत्म कर रहा है, उनकी पकड़ को खत्म कर रहा है। लेकिन सर, अगर हम पिछले विधानसभा के चुनाव को देखेंगे, जब समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में भी वहाँ से जीत के निकली थी, उस वक्त सपा ने, माफ़ कीजिएगा, बीएसपी ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया था, 58,000 के आसपास उन्हें वोट भी मिले थे। इस बार भी जब उपचुनाव हुए, दारा सिंह भले ही बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को ही चुना, एक बार फिर से उन्हीं को चुना। तो ऐसा कह सकते हैं कि, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि चेहरे से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे लोग समाजवादी को चुनते आए हैं, तो उन्होंने उन्हीं को वोट किया और इस बार तो ज़्यादा वोटों से जीते हैं। मतलब इस बार तकरीबन 1,24,000 से ज़्यादा वोट्स मिले हैं उन्हें। तो ये तो साफ साफ दिखाता है ना कि उनका वोट ट्रांसफ़र हो गया। और बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि खतरे की घंटी है, मायावती का जो फैक्टर है उनके साथ नहीं चल रही है। मैं तो इसी प्रिटेक्स्ट पे बात कर रहा हूं कि बीजेपी वहां पहले भी लूज कर गई थी। एक सरल तरीका, एक सिंपल तरीका हो सकता है कि बीजेपी वहां पहले भी लूज कर गई थी, बीजेपी वहां आज भी लूज कर गई। बसपा वहां 54,000 के आसपास वोट पाई थी, बसपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और बसपा का वोट हो सकता है सपा को चला गया या भाजपा को भी चला गया, लेकिन भाजपा पहले चुनाव हार गई थी, आज भी चुनाव हार गई। एक सरल तरीका देखने का ये होता है। लेकिन सर, ये तर्क जो लोग दे रहे हैं कि आप पहले इस पार्टी में थे, फिर ये पार्टी दारा सिंह ने चेंज की, फिर दोबारा से बीजेपी में गए, सपा में गए, तो इस वाली तर्क को अगर इन आंकड़ों की तरफ से देखें तो वो खारिज हो जाता है ना सर, कि लोग कैंडिडेट से नाराज थे। नहीं, देखिए, चुनाव सिर्फ एक वजह से जीता या हारा नहीं जाता। चुनाव जीतने की, हारने की कई वजह होती है। मैं उसका वाइडर एक ये भी बताऊंगा जब मैं कर्नाटका ले चलता हूं आपको, जहां भाजपा ने जेडीएस से गठबंधन किया है। एक मैंने कहा कि बड़ा सिंपलिस्टिक तरीका हो सकता है देखने का, दारा सिंह के खिलाफ, दारा सिंह चौहान के खिलाफ लोगों की नाराजगी, और दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए जी। बीजेपी वैसे ही वहां चुनाव हार गई थी पहले भी जी। तो बीजेपी के लिए ये कोई लॉस नहीं है। समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी, समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, उनका विधानसभा में कोई स्ट्रेंथ बढ़ नहीं गया एक से जी। ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है देखने का। जब आप राजभर को अपने साथ लेकर आते हो, जब मायावती अपने कैंडिडेट खड़ी नहीं करती है और जिसका वोटर आपका वोटर होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ चुनाव से, उनका वोट श्रिंक करके 22-23% से पिछले चुनाव में 13% पे आ गया।
तो वैसे में उसका जो सीधा लाभ पहुंचना था वो भाजपा को पहुंचना था। भाजपा ने ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं, बड़ा कॉन्फिडेंट रिस्क लिया था। इस रिस्क को बहुत कॉन्फिडेंटली लिया था। कोई पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो लोकसभा चुनाव के पहले एक नेता को एक पार्टी से इस्तीफा दिलाकर अपना कैंडिडेट बनाकर उतारती है और उस चुनाव में पिट जाती है। कोई पार्टी जानबूझकर यह काम नहीं करेगी लोकसभा चुनाव के पहले, वो भी वहां जहां उसकी स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी। चाहे आप विधानसभा को एक पैरामीटर के तौर पे ले लें या फिर लोकसभा के चुनाव को पैरामीटर के तौर पे ले लें, पिछले लोकसभा चुनाव को। तो ये एक जानबूझकर लिया हुआ रिस्क था जिसमें वो अगर जीत जाते तो ये बताते कि ये गढ़ भी अब साफ हो गया जी। बीजेपी के लिए चिंता की बात यही है और ये चिंता की रेखाएं बीजेपी के माथे पे इसलिए और बहुत प्रोमिनेंटली नजर आती हैं क्योंकि इसने बाकी जगहों पे भी बीजेपी को अलर्ट करना शुरू कर दिया। बीजेपी एक अलर्ट पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जेडीएस, चाहे आप 4 का चुनाव देख लें, 9 का चुनाव देख लें, 14 का चुनाव देख लें, 19 का चुनाव देख लें, बीजेपी का परफॉर्मेंस कर्नाटक में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कभी वो अपने दम पे बहुमत लेकर नहीं आई, सरकारें उसने कई बार बनाई, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हर बार कर्नाटक में एडवांटेज बीजेपी को रहा है। चाहे वो 14 है, चाहे वो 19 है, चाहे वो 9 है। जब बीजेपी की सरकार नहीं भी थी तब भी जी। आज की तारीख में विधानसभा के परफॉर्मेंस ने उनको लोकसभा के चुनाव में भी डरा दिया है। उन्होंने जेडीएस के साथ गठबंधन की घोषणा की है। जेडीएस, अभी कहा गया है कि 4 सीटें लड़ेगी, वो 5वीं सीट मांड्या, वो सब सीट का नाम है, वहां भी दावा ठोक रही है। तो हो सकता है कि 5वीं सीट भी उनको मिल जाए। तो ऐसी जगह जहां बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बीजेपी अपना एक अलाई ढूंढ रही है, उस पार्टी को साथ लेकर आ रही है जिसको वो करप्ट कह चुकी है। चुनावी हमले होते हैं, वो साफ तौर पे समझ में आता है जब आप एनसीपी को अपने साथ ले लेते हो, अजीत पवार को आप डिप्टी सीएम बना देते हो, कई जो मंत्री बनाते हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे थे जी। लेकिन बीजेपी कहीं कोई कील काटा छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए जेडीएस के साथ उसने गठबंधन का फैसला किया है। वो साउथ, जहां वो कर्नाटक के माध्यम से इनरोड बनाना चाहती थी, उस कर्नाटक में उसका ये फियर दिखाता है कि वो कोई दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। क्या उत्तर प्रदेश में अगर पैरेलल मैं खींचूं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से ज्यादा मजबूत एनडीए का गठबंधन था जी। उस गठबंधन में बीजेपी है। अगर आप पैन इंडिया स्तर पे देखें तो इंडिया का गठबंधन, उसमें हर क्षेत्र की बड़ी पार्टियां हैं। एनडीए का गठबंधन देखें तो वो एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता है और आपने 38-39 पार्टियों का एक गठबंधन बना लिया है, लेकिन उसमें टूट के आई हुई पार्टियां, छोटी पार्टियां जिनका वजूद बहुत कम है, बहुत छोटा है, वैसी पार्टियां हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में एनडीए को देखें, कौन कौन लोग उनके साथ हैं। उन्होंने एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बनाया है। एक तो बीजेपी ने खुद को बहुत स्ट्रांग किया है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ उन्होंने अब राजभर को ले लिया। अनुप्रिया पटेल पहले थी, निषाद पार्टी पहले से है, चौहान की पार्टी है, उसको भी साथ लेने की कोशिश की थी। तो ये अगर आप जातियों के लिहाज से गठबंधन अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का गठबंधन बहुत स्ट्रांग, मतलब एनडीए ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन घोसी के चुनावों ने यह दिखाया है कि वो गठबंधन जो मायावती की वजह से स्ट्रांग था, उनका वोटर शिफ्ट कर जाता था, वो वोटर क्या पीडीए की तरफ चला गया। जिस रणनीति की चर्चा बार बार कर रहे हैं अखिलेश यादव, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या ये कैलकुलेटेड मूव है कि आप अपने जो प्रोमिनेंट आपका कास्ट है यादव, उसको पीछे रखेंगे
आप कहीं फॉरवर्ड को आगे करेंगे, कहीं आप दलित को आगे करेंगे और उनको आगे करके इस पीडीए को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा डेडली अलायंस है अगर पीडीए ये काम करता है तो। अब ये फ्लूक है, एक सीट पे है, या फिर ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया की जीत की शुरुआत है, कोई भी कहेगा जीतने के बाद मोरल अप होता है। लेकिन हाँ, ये दिस इज अ शॉट इन द आर्म। ये कोई भी पार्टी इसको इस तरीके से देखेगी। आरएलडी जो प्रचार करने भी नहीं गई वहां, उनका कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वो बेस नहीं है। उनका भी बयान आ गया, कांग्रेस का भी बयान आ गया। कांग्रेस के तो खैर प्रचार करने अजय राय वहां गए थे। तो ये मायावती के लिए एक टेस्टिंग टाइम है जेडीएस की तरह। जेडीएस के सामने भी एग्जिस्टेंस का क्राइसिस है और बसपा के सामने भी एग्जिस्टेंस की क्राइसिस है। यही बसपा के पास क्या अब रीच आउट करेंगे इंडिया के लोग या फिर एनडीए के लोग? एनडीए वो सीधे सीधे भाजपा की तरफ जाने से बचेंगी जी। वो आना चाहेंगी इंडिया की तरफ। क्या अगर आना चाहेंगी, अगर कहीं वो आना चाहती, क्या ये चुनाव मायावती को फोर्स करता है कि उन्हें एक पोजीशन लेनी पड़ेगी? जेडीएस ने एक पोजीशन ली है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे। बीजेपी और बीएसपी दोनों गठबंधन में एक साथ रह चुके हैं। क्या ये अफोर्ड कर सकती हैं? क्या वो एक पोजीशन लेंगी बसपा की मायावती कि मैं बीजेपी के साथ जाऊंगी? या फिर वो अपना जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो उनको एक बहुत एज देता था, आज तक उनके वोट परसेंटेज को कंसोलिडेट करके रखता था, वो उसको छोड़ना नहीं चाहेंगी। वो ये 12-13% की जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको दिखाकर वो इंडिया में जगह बनाना चाहेंगी, या फिर इंडिया के लोग ये उनको प्रेशर बनाकर उन पे अब इस चुनाव के नतीजे, उपचुनाव के नतीजे, सिर्फ एक उपचुनाव के नतीजे ने मायावती को क्या बैकफुट पे ला दिया है कि अब इंडिया के लोग भी उनसे बार्गेन कर सकते हैं। आज की तारीख में, आज से पहले जी, कल से पहले, हाँ कल से पहले शायद मायावती एक प्राइज्ड कैच होती। क्या आज है? सब ये देखना होगा कि मायावती का अगला मूव क्या होता है, वो इन नतीजों को कैसे देखती है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर अंदर अंदर उन्होंने कुछ किया है अपने वोट दूसरी तरफ ट्रांसफर कराने के लिए, तब तो ये विन विन सिचुएशन है। इसका मतलब वो पहले से मन बना चुकी है। लेकिन अगर उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया नोटा, और नोटा पे वोट नहीं गिरा, वो वोट अखिलेश की तरफ गया, वो पीडीए बना, तो ये सरदर्द है मायावती के लिए। सर इसी से रिलेटेड दशकों का उनका और काशीराम का, बामसेफ से लेकर DS4 से लेकर जो तमाम चीजें जो एक जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी रही है इस मूवमेंट को और इस पार्टी को खड़ा करने में, वो स्टेक पे है। मायावती क्या करने वाली है? सर इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल था, मुझे लगता है आपने उसका जवाब इसी में दे दिया। वो ये था कि अगर मायावती नहीं जाती, उन्होंने नहीं मन बनाया मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, तो घोषित चुनाव के नतीजों को देख के तो यही लगता है कि अगर आने वाले चुनाव में मायावती अपने कैंडिडेट्स उतारती भी हैं तो कहीं ना कहीं अखिलेश का पीडीए वाला जो आप फॉर्मूला बता रहे हो, वो पीडीए वाला फॉर्मूला काम करता है। तो जो 12-13% आप वोटिंग सीट्स बता रहे हो आप की जो मायावती के पक्ष में है, वो भी कहीं कम हो जाए। मैंने कहा कि ये एग्जिस्टेंस का क्राइसिस है, ये अस्तित्व का संकट है। और जब इस तरीके का संकट आता है तो आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसके लिए आप जाने नहीं जाते जी। जेडीएस ने यह फैसला लिया है। मुस्लिम उनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बेस रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनसे वो खिसक गया, वो कांग्रेस की तरफ चला गया। मायावती के साथ वो बहुत स्ट्रांग तब तक थी जब पूरा एक दलित का वर्ग, मुसलमानों का एक बड़ा चंक वो उनके साथ था। वो और मजबूत तब थी जब उनका 30% से ज्यादा वोट शेयर था, जब उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ दिया था। तो वो मतलब अनडिफीटेड जो मायावती हो सकती थी वैसी हो गई थी। मायावती श्रिंक कर रही है, वो स्क्वीज करके उनको लोगों ने धक्का देके उनके वोटर वर्ग ने अब उनको पिछले चुनाव में ऐसा लगा कि सिर्फ जो उनका जाटव समाज है वो उसी की नेता रह गई। क्या वो समाज भी धीरे धीरे उनको छोड़ देगा अगर वो स्वेल नहीं करती हैं, अगर वो रणनीति बदलती नहीं है, अगर वो एकला चलो रे कि इस नीति पे चलना चाहती है 2024 में?
तो क्या उनके सामने अस्तित्व का संकट है? मायावती खुद से ये सवाल पूछ रही है। बेसिकली अब मायावती को सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक उपचुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। सिर्फ मायावती को यही नहीं सोचना होगा कि उनको किस तरफ जाना है, उनको अपना अस्तित्व कैसे बनाना है। इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होने वाले हैं। आने वाले वक्त में मायावती ज़रूर कोई ना कोई स्टेप लेंगी। क्या लेंगी, कैसे लेंगी, कब लेंगी, किसके साथ जाने वाली हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।